1940s का समय चल रहा है। चाइना का शहर हार्बे। यहाँ से थोड़ी दूर एक बिल्डिंग है। बाहर एक बोर्ड लगा है, पानी साफ करने का डिपार्टमेंट। इसके अंदर एक टेक्नीशियन है, नाओकाटा इशिबाशी। वो रोज की तरह अपना काम कर रहा है, रूम्स चेक कर रहा है कि तभी दो लड़कियां उसे रोकती है। एक चाइनीज है 21 साल की, एक यूक्रेनियन है 19 साल की। दोनों की आंखें धसी हुई है, चेहरा सूखा हुआ है, बॉडी कमजोर है, लेकिन डिमांड बस इतनी है कि एक मिरर दे दो। बस अपना चेहरा देखना चाहते हैं, क्योंकि जब से वो यहाँ पर आई है ना, इन्होंने अपना रिफ्लेक्शन तक नहीं देखा है। हफ्तों से भूख, मारपीट, बीमारी, और अब बस ये जानना है कि क्या अपने आप को पहचान भी पाएंगी या नहीं। अब इशिबाशी जानता है कि अगर उसने उन लड़कियों की मदद की तो उसकी खुद की जान चली जाएगी। यहाँ का रूल है, प्रिजनर्स से कोई भी इंसानियत दिखाओ तो तुम्हारी भी वही हालत होगी जो उनकी है। फिर भी वो एक छोटा सा मिरर दरवाजे के एक होल से अंदर खिसकाता है। हम नहीं जानते कि उन लड़कियों ने अपने रिफ्लेक्शन में क्या देखा, लेकिन हम ये जानते हैं कि कुछ दिन बाद दोनों को एक टेबल पर लिटाया गया और जिंदा बिना किसी दवाई के, जो दर्द बंद करे। इशिबाशी को बाद में पता चला कि जब उसने स्टाफ को बात करते सुना, वो दो लड़कियां, उनका एक्सपेरिमेंट हो गया। 40 साल बाद इशिबाशी टोक्यो में एक कोर्ट में खड़ा था। उसने कहा, मैंने उन्हें मिरर दिया था लेकिन बचा नहीं पाया। वो दोनों टेबल पर मरी। आज भी उनकी आवाज मेरे कानों में है। ये कहानी है यूनिट 731 की, और जो मैंने अभी बताया ना, ये इस पूरी कहानी का एक छोटा सा हिस्सा है, क्योंकि असल में ये कहानी इतनी डिस्टर्बिंग है कि मैं खुद रिसर्च करते हुए सोच में पड़ गया कि इंसान कहीं इतना हैवान भी हो सकता है। तो अगर आप भी सेंसिटिव हो तो यहीं पर रुक जाओ, क्योंकि ये कोई मूवी नहीं है, ये सच में हुआ था। और सबसे स्कैरी बात ये है कि ये सब करने वाले डॉक्टर्स थे। सो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक, और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि आप में से आधे से ज्यादा लोग हमारे वीडियोस को देखते तो हो पर सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो और साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। अब सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ। तो देखो, साल 1925 में वर्ल्ड वॉर 1 अभी खत्म हुआ था। इस वॉर में पहली बार पॉइजनस गैसेस यूज हुई थी। इन्हीं में से एक गैस थी क्लोरीन, जो इंसान के लंग्स में पानी भर देती थी। इंसान अपने ही अंदर डूब कर मरता था। एक और थी मस्टर्ड गैस, ये स्किन जला देती थी, आंखें खराब कर देती थी। इन गैसेस से 13 लाख से ज्यादा लोग इफेक्ट हुए थे और 90,000 मर गए थे। दुनिया ने ये सब देखा और एक प्रॉमिस साइन किया, जिनेवा प्रोटोकॉल की। अब कोई भी देश ये वेपन्स यूज नहीं करेगा। सभी कंट्रीज ने हाँ बोल दी। जापान ने भी साइन किया, लेकिन जापान में एक आर्मी डॉक्टर था, शिरो इशी, जिसने इस प्रॉमिस को बिल्कुल उल्टा समझा। उसका लॉजिक सिंपल था, अगर पूरी दुनिया ने इन वेपन्स को बैन किया है तो ये बहुत खतरनाक होंगे, और अगर ये इतने खतरनाक है तो जापान को इन्हें चुपके चुपके बनाना चाहिए, क्योंकि जापान के पास वो पैसा नहीं था, वो फैक्ट्रीज नहीं थी जो अमेरिका के पास थी। तो बायोलॉजिकल वेपन्स एक शॉर्टकट थे, सस्ते थे, बनाना काफी इजी है, और एक बार फैला दो तो लाखों लोग खत्म हो सकते हैं। इशी ने अपने ऊपर के ऑफिसर्स को मनाना शुरू किया और जल्दी ही उसे मौका मिल गया। तो सितंबर 1931 में जापान ने चाइना के नॉर्थ ईस्ट हिस्से मानचूरिया पर अटैक कर दिया। बहाना यह था कि चाइनीज लोगों ने हमारी रेलवे लाइन तोड़ दी है, लेकिन असली बात यह थी कि ये बॉम्ब खुद जापानीज ऑफिसर्स ने लगाया था। बॉम्ब इतना कमजोर था कि ट्रैक को कुछ हुआ ही नहीं। ट्रेन थोड़ी देर बाद नॉर्मली गुजर गई, लेकिन इस नकली इंसिडेंट ने जापान को एक्सक्यूज दे दिया पूरे मानचूरिया पर कब्जा करने के लिए। अब इशी के लिए सब सेट हो गया था। एक बड़ी जमीन मिल गई थी जो दुनिया की नजरों से दूर थी। कोई मीडिया नहीं था, कोई चेक करने वाला नहीं था। सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स के लिए परफेक्ट जगह थी, और सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट करने के लिए इंसान भी अवेलेबल थे। चाइनीज प्रिजनर्स, जो लोग जापान के खिलाफ लड़ते थे, आम लोग जो पकड़े जाते थे, सब यहाँ पर लाए जाते थे। 1932 में इशी को मानचूरिया भेजा गया और उसने पहली लैब बनाई, जोंगमा फोर्ट्रेस। पहले यहाँ एक छोटा सा गांव था, 300 घर थे। जापानीज फोर्सेस ने सब खाली करवा दिया, घर जला दिए और वहां जेल और लैब एक साथ बना दी, जिन्हें बनाने के लिए भी चाइनीज मजदूरों से काम करवाया गया। उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती थी ताकि वो देख ना सके कि क्या बन रहा है, और जिन्हें सबसे सीक्रेट हिस्सा बनाने का काम दिया गया था ना, काम खत्म होने के बाद उन्हें ही मार दिया गया ताकि राज राज ही बना रहे। यहाँ 500 से 600 लोग एक साथ बंद रखे जाते थे। शुरू में उन्हें अच्छा खाना मिलता, चावल मिलता, मछली, मीट, लेकिन ये कोई हॉस्पिटल नहीं थी। डॉक्टर्स चाहते थे कि
पहले ये लोग हेल्दी हो जाएं, क्योंकि बीमार इंसान पर एक्सपेरिमेंट करो तो रिजल्ट गलत आता है। तो पहले सेहत बनाओ फिर एक्सपेरिमेंट करो। जैसे ही डॉक्टर बोलता ये हेल्दी है, बस उसी दिन से उनका एक्सपेरिमेंट शुरू। किसी को प्लेग का इंजेक्शन लगता, किसी का ब्लड थोड़ा थोड़ा निकालते, रोज थोड़ा, देखते कि कितने दिन में बॉडी गिव अप करती है। और फिर वो स्टेप जिसके बारे में पढ़ के मेरी खुद की नींद उड़ गई। वाई सेक्शन, इसका मतलब है जिंदा इंसान को काट के खोलना बिना किसी दवाई के, जो दर्द बंद करे। इंसान टेबल पर बंधा है, चीख रहा है और डॉक्टर उसका पेट काट के ऑर्गन्स निकाल रहे हैं, ब्रेन, लंग्स, लिवर, सिर्फ इसीलिए कि देखना है कि डिजीज ने अंदर क्या क्या खराब किया है। लेकिन 1934 में एक प्रिजनर गार्ड को धोखा देकर 40 लोगों को फ्री कर लेता है। उस रात बारिश इतनी तेज थी कि लाइट गई हुई थी, शायद कोई शॉर्ट सर्किट हुआ था, फेंस का करंट भी बंद था, इसलिए ये प्रिजनर्स आसानी से निकल गए। कुछ पकड़े गए, कुछ मारे गए, लेकिन 16 लोग भाग निकले और उन्होंने बाहर जाकर सब कुछ बता दिया। ईशी के लिए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। साल 1935 में अंदर एक और ब्लास्ट हुआ, शायद किसी ने जानबूझकर किया, जिसके बाद कुछ समय के लिए ये फैसिलिटी बंद हो गई। लेकिन ईशी ने हार नहीं मानी। उसने अब हार्बिन से 24 किलोमीटर दूर पिंग फैंग में नई और बहुत बड़ी फैसिलिटी बनाई। ये पुरानी जगह से कहीं ज्यादा बड़ी थी, 150 से ज्यादा बिल्डिंग्स थे, 6 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, अपना पावर प्लांट, अपना एयरफील्ड, अपनी ट्रेन की पटरी, सालाना बजट 10 मिलियन येन, आज के हिसाब से 86 मिलियन डॉलर्स। बाहर की दुनिया को लगता था ये पानी साफ करने की जगह है, अंदर ये इंसानों को काटने की फैक्ट्री थी। इस वक्त में 300 से 400 लोग अंदर बंद रहते थे। दीवारें 3 मीटर ऊंची, बार्ब्ड वायर, साउंड प्रूफ कमरे, मतलब अंदर से कितनी भी चीख आए बाहर कुछ भी सुनाई नहीं देता। लोग रात को लाए जाते थे काली गाड़ियों में, जिसमें कोई भी खिड़की नहीं होती थी, सिर्फ एक छोटा सा छेद हवा के लिए। गाड़ी गेट पर रुकती, ड्राइवर रिपोर्ट करता, फिर एक अंडरग्राउंड सुरंग से लोगों को अंदर ले जाया जाता। कोई नहीं जानता था कि वो कहां आ गया है और वहां से कोई कभी वापस नहीं जा पाया। इन लोगों को एक नाम दिया गया था, मैरुटा। जापानीज में इसका मतलब है लकड़ी का गोल टुकड़ा, क्योंकि बाहर की दुनिया को बताया गया था कि ये जगह लकड़ी की फैक्ट्री है, तो इंसानों को लकड़ी बोला जाता था। स्टाफ आपस में पूछते थे आज कितनी लकड़ियां गिरी, मतलब आज कितने मरे। अब आता है कहानी का वो हिस्सा जिसके बारे में सुनना सबसे मुश्किल है। यहाँ लोगों को जानबूझकर बीमारियां दी जाती थी, प्लेग, कोलेरा, टाइफॉइड, एंथ्रैक्स, ट्यूबरक्यूलोसिस, साइफिलिस। कभी इंजेक्शन के जरिए जो वैक्सीनेशन का नाटक होता, कभी खाने में मिलाकर, कभी एक बीमार इंसान को हेल्दी लोगों के साथ बंद करके देखते थे कि बीमारी कितनी तेजी से फैलती है। हर महीने 300 किलोग्राम प्लेग के बैक्टीरिया बनते थे, 1000 किलोग्राम कोलेरा के। हर साल 500 से 600 लोग एक्सपेरिमेंट में मारे जाते थे। वाई सेक्शन में दर्द रोकने की दवाई जानबूझकर नहीं दी जाती थी। डॉक्टर्स का कहना था कि दवाई से रिजल्ट गलत आता है, तो इंसान के मुंह में कपड़ा ठूंस देते थे ताकि चीख बाहर ना जाए। एक सर्जन ने बाद में न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया, जब मैंने छुरी उठाई तभी वो चीखा। मैंने उसे छाती से पेट तक काटा। उसकी चीख ऐसी थी जो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। उसका चेहरा दर्द से ऐंठ गया, फिर धीरे धीरे आवाज बंद हो गई। बाकी सर्जन्स के लिए ये रोज का काम था, मेरे लिए ये पहली बार था। जिंदा इंसान का ब्रेन निकालते, लंग्स निकालते, लिवर निकालते, हाथ पैर काट के उल्टी साइड लगा देते। एक केस में पेट निकालकर खाने की नली को सीधा आंतों से जोड़ दिया, सिर्फ इसीलिए कि देखना था कि आगे क्या होगा। और ये सिर्फ एडल्ट्स के साथ नहीं होता था। हिसाटो योशिमुरा नाम का रिसर्चर फ्रॉस्ट बाइट पर काम करता था। वो लोगों के हाथ बर्फ के पानी में डालता तब तक जब तक जम ना जाए, फिर जमे हुए हाथ पर लकड़ी से मारता और आवाज ऐसी आती जैसे बोर्ड पर मार रहा हो। मैनचूरिया की सर्दियां -40 से -50 डिग्री सेल्सियस तक जाती है। वहां लोगों को नंगा बाहर खड़ा किया जाता था और कैमरे पर रिकॉर्ड होता था जब तक इंसान मर नहीं जाता। एक टेस्टिमनी में बताया गया कि 2 आदमियों को नंगा छोड़ दिया गया था इस ठंडे में। वो इतने दर्द में थे कि अपने नाखून एक दूसरे के जिस्म में गाड़ रहे थे। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा हॉन्ट करती है ना, वो ये है कि योशिमुरा ने 3 दिन के बच्चे पर एक्सपेरिमेंट किया। 3 दिन का बच्चा। उसकी उंगलियों को बर्फ और नमक वाले पानी में डुबोया, बीच की उंगलियों में सुई घुसाई ताकि सीधी रहे। मेजरमेंट के लिए यूनिट 731 के अपने लोग उसे शैतान कहते थे। इसके अलावा यहाँ एक और डरावना एक्सपेरिमेंट के डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जिसका नाम है प्रेशर वॉले एक्सपेरिमेंट्स, जिसमें लोगों को एक बंद चेंबर में डालते और हवा खींचते जाते इतनी कि आंखें बाहर आ जाती थी। इसके अलावा एक एक्सपेरिमेंट था बॉम्ब टेस्टिंग, जिसमें लोगों को लकड़ी के बोर्ड्स पर बांध के अलग अलग दूरी पर रख देते और बीच में
बॉम्ब फोड़ देते, देखते कि किस दूरी पर इंसान मरता है, किस पर जख्मी होता है। यहाँ फ्लेम थ्रोवर्स टेस्ट भी होते थे, कपड़ों के साथ और बिना कपड़ों के प्रेग्नेंट औरतों को इन्फेक्ट किया जाता, केमिकल वेपन्स के सामने रख दिया जाता, फिर जिंदा काट के देखते कि बच्चे पर क्या असर हुआ। कोई भी बच्चा जो इस जगह के अंदर पैदा हुआ ना, वो बच नहीं पाया। एक और एक्सपेरिमेंट में लोगों को पंखे के नीचे रख के सुखाया जाता जब तक कि मर ना जाए। कुछ एक्सपेरिमेंट में गैस चेम्बर्स में जहर वाली गैस भरते, ग्लास के पीछे से देखते। एक टेस्टिमनी में मुझे ये पता चला कि एक रशियन माँ और उसकी छोटी बेटी जो गैस चेम्बर में छोड़ा गया, डॉक्टर्स ग्लास के पीछे टाइम लिख रहे थे, कन्वल्सन्स कब शुरू हुआ। माँ अपनी बेटी पर झुकी, आखिरी कोशिश बचाने की पर कोई नहीं बचा। और एक समय ऐसा भी आया जब इन जापानीज डॉक्टर्स ने अपने इस एक्सपेरिमेंट को बंद लैब में करने के बजाय बड़े बड़े शहरों पर करना शुरू कर दिए। तो साल 1940 से साल 1945 के बीच इन्होंने चाइनीज शहरों पर हल्ला बोल दिया। अक्टूबर 1940 में प्लेन्स ने निंगबो शहर के ऊपर से प्लेग वाले कीड़े गिराए, जिस एक्सपेरिमेंट में इस शहर के 1554 लोग मरे। शहर वालों ने इन्फेक्टेड एरिया के अराउंड 4 मीटर ऊंची दीवार बनाई और फिर पूरा इलाका जला दिया। वो जगह साल 1960s तक प्लेग के मैदान के नाम से जानी जाती रही। नवंबर 1941 में चांगदे नाम की जगह पर भी जापानीज लोगों ने इन खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स का खेला जिसमें 7600 लोग मरे। 1942 में कोलेरा नाम की बीमारी चाइना के 58 एरियाज में फैलाई, जिससे 90,000 से ज्यादा लोग मरे। जिसके लिए सिंपल सी ट्रिक यूज करते थे, जिसमें मिट्टी के बॉम्ब बनाओ, उसमें कुछ बारूद रखो और अंदर प्लेग वाले कीड़े भर दो। मिट्टी इसीलिए क्योंकि ब्लास्ट के बाद जहां लोहे की गर्मी कीड़े को मार देती है, वहीं मिट्टी के कारण काफी कीड़े बच जाते हैं और लोगों को इन्फेक्ट कर देते हैं। इसके अलावा एक तरीके में ये बच्चों को जहर वाली टॉफी दे देते थे, ऑल्सो कुओं में जहर डाल देते थे। अब आते हैं रियल नंबर्स पर कि कहीं इस सब हॉरर में कितने लोग मरे। तो नंबर है 2 लाख से लेकर 5 लाख तक, और ये भी सिर्फ एक अंदाजा है। लेकिन जापान का ये डरावना एक्सपेरिमेंट, जहां वो लैब्स में और शहरों में एक्सपेरिमेंट के जरिए लोगों को मार रहे थे, वो रुका कैसे? तो 9 अगस्त 1945 में जब रशिया ने मांचूरिया पर हमला किया, तब ईशी को समझ में आ गया कि अब सब खत्म होने वाला है। उसने तुरंत ऑर्डर दिया कि सब कुछ मिटा दो, जो 300 लोग बचे थे उन्हें मारो। किसी को गैस दी, किसी को जहर पिलाया, किसी को सुई से मारा, किसी को रस्सी देकर बोला कि खुद ही खत्म हो जाओ। 600 मजदूरों को गोली मारी, सारे कागज जला दिए, 150 बिल्डिंग्स बॉम्ब से उड़ा दी और 30 लाख प्लेग वाले चूहे बाहर कंट्री साइड में छोड़ दिए। अगले कुछ सालों में 22 एरियाज में प्लेग फैला और 20,000 से ज्यादा लोग और मरे। ईशी ने स्टाफ को बोला, किसी को कुछ मत बताना, सब भूल जाओ, सोसाइटी में जाकर नॉर्मल जिंदगी जियो। लेकिन ईशी ने अपना इंपॉर्टेंट डेटा अपने पास रखा, क्योंकि वो जानता था इसके बदले में वो अपनी जान बचा सकता है। और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। अमेरिका को जापानीज बायोलॉजिकल वेपन्स का डेटा चाहिए था। डील हो गई, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, तुम हमें डेटा दे दो। पूरी इम्यूनिटी, किसी पर कोई केस नहीं। अमेरिका के एक टॉप साइंटिस्ट डॉक्टर एडविन हिल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, ऐसी इंफॉर्मेशन हम अपनी लैब्स में कभी नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि हम इंसानों पर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। टोक्यो वॉर क्राइम्स ट्रिब्यूनल में यूनिट 731 का नाम सिर्फ एक बार आया, तुरंत डिसमिस हो गया, कोई सजा नहीं हुई, किसी को कुछ नहीं हुआ। और सबसे बड़ी आयरनी पता है क्या है? वो डेटा जिसके लिए इन मॉन्स्टर्स को छोड़ दिया गया, वो किसी काम का नहीं निकला। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने चेक किया और बोला, ये तो हमारी रिसर्च से भी पीछे है। हजारों लोगों की जान गई और बदले में कुछ भी नहीं मिला। अब इम्यूनिटी मिलने के बाद इन लोगों ने क्या किया? मासाजी किटानो, जो यूनिट 731 का कमांडर था, जापान की सबसे बड़ी दवाई की कंपनी ग्रीन क्रॉस का बॉस बन गया। योशिमुरा, वही जिसने 3 दिन के बच्चे पर एक्सपेरिमेंट किया था ना, यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट बना, एम्परर से अवार्ड मिला। एक और मेंबर टोक्यो का गवर्नर बन गया। और ये है यूनिट 731 की पूरी कहानी। एक ऐसी जगह जहां से कोई भी जिंदा नहीं लौटा। जो कुछ हम जानते हैं वो बस उन लोगों से पता चला जो खुद वहां पर काम करते थे। और सबसे स्कैरी बात ये नहीं है कि ये सब हुआ, सबसे स्कैरी बात ये है कि ये करने वाले पागल नहीं थे। ये ट्रेन्ड डॉक्टर से पढ़े लिखे लोग थे, जिन्होंने ओथ ली थी कि इंसानों की जान बचाएंगे। लेकिन जब उन्हें अनलिमिटेड पावर मिली और रोकने वाला कोई नहीं रहा, तो यही लोग इंसान के सबसे बड़े दुश्मन बन गए। यूनिट 731 हमें मेडिसिन के बारे में कुछ नहीं सिखाता, लेकिन एक चीज जरूर सिखाता है कि एब्सोल्यूट पावर पाने के बाद इंसान कितना नीचे गिर सकता है। अब इस टॉपिक पर रिसर्च करते समय मुझे अंदर से
एक ऐसी फीलिंग आई कि यार हम लोग कितने नॉर्मल हैं, हमारी जो वैल्यू है वो कितनी कम है, हम एक कीड़े मकोड़े से ज्यादा नहीं है। सोच कर देखो उन लोगों का क्या हुआ जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी, पूरी फैमिली, पूरे के पूरे अपने नस्ल को गंवा दिया। क्या उनके साथ कोई न्याय हुआ? आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया और कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है अमेरिका में बने एक ऐसे ही टापू के बारे में जहां पर सेम काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स होते थे जानवरों पर। एक ऐसा टापू जहां आज भी एक लैब बना हुआ है और जो न्यूयॉर्क के काफी पास है। जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ। बाय।